हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मूवी एक्सप्लेनर। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं वेनम ब्लड थेरेपी कार्नेज। ये मूवी 2021 में रिलीज हुई थी। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक ऑर्फनेज को देख पाते हैं और उसी ऑर्फनेज में हमें इस मूवी के दो मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है, जिसमें एक का नाम होता है क्लीटस कैसिडी और दूसरा फ्रांसिस पैरिसन थी। और ये दोनों अपने अपने रूम में बैठे होते हैं। जिस रूम में ये लोग होते हैं वो जो रूम काफी ज्यादा सुनसान होता है और एकदम हॉस्पिटल की तरह लग रहा होता है। साथ ही हम ये देखते हैं कि जो फ्रांसिस होती है वो वहाँ पे काफी ज्यादा डरी होती है। और वहीं अब क्लेटस जो कि अब फ्रांसिस से पूछता है कि डॉक्टर ने तुम्हें क्या कहा है, तब फ्रांसिस क्लेटस को बताती है कि डॉक्टर ने मुझे ये बताया है कि मेरी जो म्यूटेशन की स्पीड है वो काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है और जल्दी मैं एक पूरी तरीके से एक म्यूटेंट के रूप में बदल जाऊंगी। यहाँ पे अब फ्रांसिस क्लेटस को बताती है कि अभी कुछ लोग मुझे एक बहुत बड़े एक्सपेरिमेंट के लिए भी लेकर के जा रहे हैं। वहाँ अब क्लेटस फ्रांसिस से कहता है कि तुम डरो मत, कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम बिल्कुल भी मत डरो। वो लोग तुम्हारे ऊपर कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे क्योंकि तुम वो उनकी आखिरी उम्मीद हो, इसीलिए वो लोग तुम्हारे ऊपर कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे। उसी टाइम वहाँ पे अब कुछ लोग आ जाते हैं जो कि अब फ्रांसिस को लेकर के जाने लगते हैं और वो लोग अब फ्रांसिस की पुलिस की गाड़ी में लेकर के जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ क्लेटस जो कि विंडो पे जोर जोर से अपना हाथ मार रहा होता है और वो जोर जोर से चिल्ला रहा होता है कि फ्रांसिस को छोड़ दो, लेकिन अब वो लोग नहीं सुनते हैं और फ्रांसिस को गाड़ी में डाल करके वहाँ से निकल जाते हैं। और रास्ते में जाने के बाद से फ्रांसिस के अंदर एक सोनिक पावर होती है, यानी कि वो काफी जोर जोर से चिल्लाने के गाड़ी से निकलने की कोशिश करती है। जहाँ पे हमें ये पता चलता है कि फ्रांसिस के अंदर एक ऐसी सोनिक पावर है जिसकी मदद से वो खूब तेजी से चिल्ला करके किसी भी ग्लास या किसी भी चीज को तोड़ सकती है। और अब अपने वोकल पावर्स का यूज करके फ्रांसिस काफी जोर से चिल्लाने लगती है और उसकी चिल्लाने की वजह से वैन वहीं पे पलट जाती है। असर उनमें बैठे हुए पुलिस वालों के ऊपर भी होता है, जिसके बाद अब वो लोग अपनी जान बचाने के लिए फ्रांसिस की आंखों में गोली मार देते हैं, जिसकी वजह से फ्रांसिस अब वैन के बाहर गिर जाती है और पुलिस वालों को ऐसा लगता है कि अब फ्रांसिस मर चुकी है, लेकिन वो मरी नहीं होती है, वो अभी भी जिंदा होती है। अब पुलिस वाले फ्रांसिस को पकड़ कर एक असाइलम में लेकर के आते हैं और वहाँ पे हमें एक डॉक्टर दिखाई जाती है और वो डॉक्टर अब फ्रांसिस के ऊपर काफी सारे एक्सपेरिमेंट कर रही होती है। उसी समय एक वार्ड बॉय जो कि अब एक न्यूज़पेपर को ला करके फ्रांसिस को देता है और फ्रांसिस उस न्यूज़पेपर को पढ़ती है, जिसमें ये लिखा होता है कि क्या क्लीटस को मौत की सजा देनी चाहिए, क्योंकि क्लीटस कैसिडी एक बहुत बड़ा सीरियल किलर होता है और उसके अगेंस्ट कुछ खास प्रूफ ना होने की वजह से उसकी जो मौत की सजा थी वो बीच में ही रुकी हुई थी। और यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि ये न्यूज़ और किसी ने नहीं, जबकि एडी ने ही छपवाई होती है। अब वहीं पे जो डॉक्टर होती है वो अब फ्रांसिस से कहती है कि ऐसे लोगों को तो मौत की सजा जरूर होनी चाहिए। फिर हमारा सीन वहाँ से शिफ्ट करते हैं एडी के पास, जो कि एक डिटेक्टिव से बात कर रहा होता है। एडी अब डिटेक्टिव से कहता है कि मेरे अंदर कोई ऐसी खास बात नहीं है, तो मेरा क्लीटर से कोई कनेक्शन भी नहीं है, जो फिर वो मुझसे क्यों मिलना चाहता है। जिसके बाद डिटेक्टिव एडी से कहता है कि पता नहीं, क्लेटस किसी और से बात नहीं करना चाहता है, वो सिर्फ और सिर्फ तुम्ही से बात करना चाहता है। शायद मुझे किसी डेड बॉडी के बारे में तुम्हें बताना हो, इसी वजह से मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। अब यहाँ पे एडी सोचता है कि हाँ हो सकता है, तो मुझे उससे मिलना ही चाहिए। उसके बाद हम उस डिटेक्टिव को जाते हुए देखते हैं। अब फिर एडी के शरीर से वेनम बाहर आता है और अब वो उस डिटेक्टिव को खाने ही वाला होता है कि तब तक कि एडी वेनम को रोक लेता है। जिसके बाद हम एडी को बाथरूम में जाते हुए देखते हैं और वहीं इसी बाथरूम के बगल में एक लेडी बैठी होती है और वहाँ पे अब वेनम और एडी बाथरूम के अंदर बातें कर रहे होते हैं और डिटेक्टिव लोगों की बातों को सुन रहा होता है। तभी वेनम अब एडी से कहता है कि हमें इस सिटी में जाकर के लोगों की जान बचानी चाहिए, लेकिन हम दोनों यहाँ पे बैठे हुए हैं। और यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि वेनम जो कि यहाँ पे एडी की इंसल्ट कर रहा होता है और ये चीज सुन करके एडी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। जिस पर अब वो वेनम से कहता है कि एडी मैं तुम्हारा होस्ट हूँ, मुझसे रिस्पेक्ट में बात करो, तुम मुझसे ऐसे बात क्यों कर रहे हो। उसके बाद अब वेनम एडी को समझाता है और फाइनली अब एडी मान जाता है उस क्रिमिनल से मिलने के लिए। अब एडी क्लीटर से मिलने के लिए जेल पहुंचता है और वहां आकर के अब वो क्लीटर से पूछता है कि आखिर तुम मुझसे क्या जानना चाहते हो, तुमने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया है। जिसके बाद अब क्लीटर एडी को बताता है कि तुम्हें मेरे फैंस के लिए एक न्यूज पेंट करनी होगी और उसके बदले मैं तुम्हें एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दूंगा, जिसमें मैं तुम्हें बता दूंगा कि मैंने इतने सारे मर्डर क्यों किए हैं और उन सभी मर्डर्स की डेड बॉडी को कहाँ पे छुपा के रखा है। अब एडी क्लीटर से पूछता है कि आखिर तुमने इस काम के लिए मुझे ये क्यों चुना है। तब पीटर एडी से कहता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और फिर वो एडी को वही न्यूज़ पिन करने के लिए कहता है जो कि कुछ दिन पहले फ्रांसिस ने पढ़ी हुई होती है। लेकिन अब एडी वहाँ से जाने लगता है, बट क्लीटस उसे रोक देता है और उसका जो माइंड होता है वो अब वॉल पे बने कुछ सेव्स पे डाइवर्ट कर देता है और उस वॉल पे कुछ मैसेजेस लिखे होते हैं, कुछ कब्र बनी होती है, जिसे देख करके एडी अब वहाँ से चला आता है। और तब क्लीटस एडी से पीछे से कहता है कि प्लीज़ मुझे भूल मत जाना, मुझे हमेशा याद रखना। एडी अब जेल से बाहर आता है और वो जाकर के डिटेक्टिव से मिलता है, जिसके बाद अब
वो डिटेक्टिव से सारी बातें छुपा करके उसे कहता है कि अभी तो मुझे क्लेटस ने कुछ भी नहीं बताया है, लेकिन मेरी अभी भी उसके ऊपर इंक्वायरी जारी है। और वैसे भी इन सारे काम को करने के लिए काफ़ी टाइम लगता है, जिसके बाद एडी अपनी बाइक उठाता है और सीधे अपने घर के लिए निकल जाता है। घर आकर के अब वेनम उसकी मदद करता है, वो जो वॉल पे सारे डायग्राम और मैसेजेस बने होते हैं उन सभी को डिकोड करने के लिए। और उस मैसेज को बनाने के बाद उसे पता चल जाता है कि उसने सारी डेड बॉडीज को एक ब्रिज के पास छुपा रखा है। अब नेक्स्ट डे सारी पुलिस उसी लोकेशन पर पहुंच जाती है जहाँ पे उसने डेड बॉडीज को छुपा रखा होता है, और वहाँ से वो अब सारी डेड बॉडीज को निकाल लेती है जिसको क्लेटस ने अभी तक मारा होता है। अब वहाँ पे सभी रिपोर्टर्स आ जाते हैं जो कि अब एडी से इंटरव्यू लेने लगते हैं और उसे कहते हैं कि क्या तुम्हारी क्लेटस से दोस्ती हो गई है, क्योंकि अभी तक तुम्ही पहले इंसान हो जो कि क्लेटस से मिला है और तुम्ही को उसने अपने सारे डेड बॉडीज का राज बता दिया है। और ये सारी न्यूज़ लाइव चल रही होती है जिसे अब वो डिटेक्टिव भी देख रहा होता है, क्योंकि एडी ने उसे ये सारे सीक्रेट छुपा के रखे होते हैं। इसी वजह से डिटेक्टिव को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और उससे काफ़ी बुरा लगता है। और अब दूसरी तरफ क्लेटस को मौत की सज़ा हो जाती है, क्योंकि उसके अब सारे डेड बॉडीज़ का राज पता चल गया होता है। और वहीं अब दूसरी तरफ फ्रांसिस को भी ये न्यूज़ पता लग जाती है कि क्लेटस को फांसी होने वाली है। और वहीं दूसरी तरफ क्लेटस को दिखाते हैं और वो भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो रहा होता है, क्योंकि एडी ने उसके सारे सीक्रेट्स पुलिस को बता दिए होते हैं और वो कहता है कि मुझे एडी ने धोखा दिया है, एडी की वजह से ही सब कुछ हुआ है। अब वहीं दूसरी तरफ हमें एडी को दिखाते हैं और वो रातों रात काफ़ी ज़्यादा फेमस हो जाता है, क्योंकि उसने ब्रेकिंग न्यूज़ को सबके सामने लाया हुआ होता है। अब वहीं पे हमें वेनम को दिखाते हैं जो कि अब एडी से कहता है कि मैं अब हम दोनों मिलकर के सभी दुश्मनों को खत्म कर देंगे, लेकिन अभी मैं मुर्गियाँ खा कर भी काफ़ी ज़्यादा बोर हो चुका हूँ, इसी वजह से अब मुझे कुछ इंसानों को खाना है। तब एडी वेनम से कहता है कि वैसे ही हम लोग पहले से ही क्लेटस के केस में फंसे हुए हैं, अब अगर कोई भी इंसान मरेगा तो फिर पुलिस का सीधा निशाना हमारे ऊपर रहेगा और वो हमारे ऊपर शक करेगी, तो प्लीज़ हमें कुछ दिन के लिए शांत रहो, अभी हम और किसी मुसीबत को नहीं झेल सकते हैं। अब यहाँ पे इसी बीच वेनम और एडी के बीच में आर्गूमेंट होने लगती है, जिसमें अगेन से वेनम एडी को बड़ा बुरा कहता है। तब अगेन से एडी वेनम से कहता है कि प्लीज़ मेरी रिस्पेक्ट किया करो। उसके बाद हम एडी और वेनम को देखते हैं कि वो लोग एक शॉप में जाते हैं जहाँ पे अब वो एक लेडी से बात कर रहा होता है। उसी बीच वहाँ पे अब एक मुर्गियों का फॉर्म होता है जिसमें अब वेनम जाकर के उन सभी मुर्गियों को खा लेता है। अब वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं और रास्ते में जाते समय एक गुंडे को देखते हैं जो कि एक लेडी से मिसबिहेव कर रहा होता है, उस लेडी से पैसे छीन करके भाग रहा होता है, जिसे देख के वेनम अब उस आदमी को खाने के लिए जा रहा होता है। बट अब वहीं पे एडी जो कि नहीं चाहता था कि वेनम इस मामले में पड़े, इस वजह से वो अब वेनम को रोक रहा होता है कि तुम उस आदमी को मत खाओ, और लेकिन वेनम उसकी बात नहीं सुनता है। तब एडी काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट करता है, जिसके बाद वेनम अब उस आदमी को नहीं खाता है और उसे वहीं पे छोड़ देता है। जिसके बाद अब ये लोग आगे बढ़ जाते हैं और रास्ते में एडी के पास उसकी फ्रेंड एन का कॉल आता है और वो उसे मिलने के लिए बुलाती है। जिसके बाद एडी और वेनम दोनों उसे मिलने के लिए एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, जहाँ पर अब वेनम अभी भी अंदर ही अंदर एडी से बातें कर रहा होता है। अब वही सामने एन बैठी होती है, जिसको ही अब पता लग जाता है कि वेनम अभी भी एडी के शरीर के अंदर है। जिसके बाद वो अब एडी से पूछती है कि वेनम अभी भी तुम्हारे शरीर के अंदर है ना। तब एडी कहता है कि नहीं, वेनम अब नहीं है, वेनम मर चुका है। बट वहीं पे अब एन एडी को बताती है कि मेरी एंगेजमेंट हो चुकी है, और ये सुनकर के एडी को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। और सामने अब एन जो कि अब एडी से कहती है कि ये वेनम कैसे हो, मुझे पता है कि तुम अभी भी एडी के शरीर के अंदर हो, तो हमेशा एडी का ख्याल रखना। अब वहाँ से एडी ये सुन करके निकल जाता है और वो काफ़ी ज़्यादा हैरान भी हो जाता है। जिसके बाद वो अपनी बाइक पे बैठ करके सीधे जा रहा होता है। बट वही अब वेनम जबकि अब एडी से कहता है कि तुम्हें इन छोटी छोटी बातों को लेकर के परेशान नहीं होना चाहिए, हम तो बहुत बड़े कामों के लिए बने हुए। तब एडी वेनम से कहता है कि तुम्हें नहीं पता कि फीलिंग्स क्या होती है, क्योंकि तुमने कभी किसी से प्यार नहीं किया है। अब हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं, जहाँ पे अब वेनम अपने लिए खुद से ब्रेकफास्ट बना रहा होता है, और अब वो ब्रेकफास्ट बना करके एडी को खाने के लिए कहता है, क्योंकि जब तक एडी नहीं खाएगा तब तक कि वेनम को भी कुछ नहीं मिलेगा। और उसी टाइम अब उन लोगों के पास एक लेटर आया हुआ होता है, और ये लेटर क्लीटस ने लिखा होता है एडी को, और उसमें लिखता है कि अगर तुम मेरी मौत के जिम्मेदार तुम ही हो, तुम्हारी वजह से मेरी मौत हो रही है। और साथ ही वो उसी कुछ अपनी पुरानी बातें बताता है और कहता है कि अगर मैं पैदा ही ना होता तो मेरी ग्रैंड मदर को कौन मारता, साथ साथ मेरी मदर को बाथटब में कौन डुबोता। और यहाँ पे एडी समझ जाता है कि क्लीटस ने अपनी फैमिली को भी नहीं छोड़ा और उसने अपनी फैमिली को भी मारा था। साथ में क्लीटस ने ये भी लिखा होता है कि ये सब कुछ हो जाने के बाद मेरे फादर ने मुझे एक ऑर्फनेज में भेज दिया, लेकिन वहाँ के बच्चे मुझे मारा करते थे। लेकिन तभी मुझे वहाँ पे फ्रांसिस मिली, जो कि एक म्यूटेंट थी और उसके अंदर वोकल पावर थी। फिर हम दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे फ्रेंड बन गए थे। धीरे धीरे करके हम दोनों एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा पसंद भी करने लगे थे, और अब मैं तुमसे लाश पर मिलना चाहता हूँ। एडी भी अब क्लीटस से मिलने के लिए रेडी हो जाता है, और वो अब अगेन से क्लीटस से मिलने के लिए जेल में जाता है, जहाँ पे अब वो क्लीटस जो कि एडी से कहता है कि मुझे हमेशा से एक फैमिली की
हमेशा कमी रही, मैं हमेशा फैमिली में रहना चाहता हूँ। तब एडी कहता है कि हाँ, अपनी ग्रैंड मदर और मदर को मारने के बाद तुम्हें ऐसा लगना जरूरी। क्लीटस एडी से कहता है कि अगर मुझे मौत की सजा हुई और मेरी मौत हो गई तो मेरी मौत की जिम्मेदार तुम ही होगे। और वो अब एडी से कहता है कि एडी, तुम इस दुनिया के सबसे खराब आदमी हो। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि ये सब क्लीटस की एक चाल होती है कि वो उसे गुस्सा दिलाने लगता है। और ये बातें सुनने के बाद से वेनम को भी अब गुस्सा आने लगता है और वे इसी वजह से अब वेनम एडी के शरीर से बाहर आकर के क्लीटस को मारने लगता है। और वहाँ पे क्लीटस को भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, इसी वजह से अब एडी के हाथ को काट लेता है। पर तब तक कि वहाँ पे अब कुछ पुलिस वाले आते हैं और वो इन दोनों की फाइट को छुड़ा देते हैं, जिसके बाद अब एडी वहाँ से जाने लगता है। तब क्लीटस एडी से कहता है कि मैंने इससे पहले भी खून को टेस्ट किया है, बट तुम्हारा खून में कुछ डिफरेंस है। और अब हमें यहाँ पे एडी को दिखाते हैं जिसके हाथ में अब क्लीटस ने काटा होता है। और क्लीटस के काटने की वजह से उसके शरीर में जो सिम्बियोट होता है उसका टुकड़ा एडी के पास ही रह जाता है। अब एडी अपने घर आता है और वहाँ पे अब वेनम एडी से अपोला माफ़ी मांगता है और उसे कहता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तब एडी वेनम से कहता है कि तुम्हें अपने गुस्से पे कंट्रोल रखना चाहिए। अगर तुमने उस टाइम क्लीटस को मार दिया होता तो फिर क्लीटस की मौत के पूरे जिम्मेदार हम ही होते और फिर हमें पुलिस पकड़ के लेके जाती। सोचो कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाती। और इस बीच वेनम और एडी के बीच में एक अगेंस्ट आर्गुमेंट होने लगती है, जिसमें ये दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा बुरा कह रहे होते हैं। वहाँ पे अब वेनम एडी से कहता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा डरपोक है, तुम्हें तो इस दुनिया में रहना भी नहीं आता है और मैं तुम्हें झेल रहा हूँ। वहीं दूसरी तरफ एडी अब वेनम से कहता है कि मैं तुम्हें झेल रहा हूँ। अब वहाँ वेनम एडी से कहता है ने तुम्हें हर एक चीज़ से बचाया है और साथ ही जब तुम क्लीटस के केस में फंसे थे तो तुम रातों रात फेमस हो गए थे और इसी वजह से तुम्हारे अंदर काफ़ी घमंड आ गया है। अब वहाँ पे एडी वेनम को यहाँ से जाने के लिए कहता है और कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ मेरी बॉडी से निकल करके। और वेनम को भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, इसी वजह से अब वो एडी के घर में काफ़ी सारी तबाही मचा देता है और वहाँ से अब चला जाता है। अब वेनम जाते जाते एडी की बाइक को भी तोड़ देता है और फिर नेक्स्ट सीन में हमें क्लीटस को दिखाते हैं जिसको अब मौत की सज़ा होने जा रही होती है। उस क्लीटस को एक इंजेक्शन लगता है और इंजेक्शन और जो क्लीटस की बॉडी में सिम्बियोट होता है वो दोनों आपस में रिएक्ट कर जाते हैं और उसी रिएक्शन की वजह से अब क्लीटस के शरीर में एक नया सिम्बियोट पैदा हो जाता है और उसका नाम होता है भी कार्नेज। और कार्नेज काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है, इसी वजह से अब वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो लोग अब क्लीटस को देख करके वहाँ से डर के मारे भाग जाते हैं। वहीं पे अब हम कार्नेज को देखते हैं जो कि साइज में काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है और वो देखने में काफ़ी ज़्यादा भयानक भी लग रहा होता है और वो अब वहाँ के सभी पुलिस को खा जाता है। साथ ही वहाँ पे जितने भी कैदी होते हैं वो उन सभी को वहाँ से भगा देता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम एडी को देखते हैं जो कि अपने घर में बैठ करके टीवी देख रहा होता है और उसे पता लगता है कि क्लीटस अब जो कि वो जेल से भाग गया है। और उसी टाइम वहाँ पे उस डिटेक्टिव आ जाता है जो कि अब एडी से कहता है कि तुम्हारी वजह से क्लीटस अब जेल से भाग गया है और इन सब चीज़ों की जिम्मेदार तुम ही हो। तब एडी डिटेक्टिव से कहता है कि मुझे नहीं पता, मुझे इन सब चीज़ों के बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ कि क्लीटस वहाँ से कैसे भागा है, इन सब चीज़ों का रिस्पॉन्सिबल मुझे नहीं कह सकते हैं। तब डिटेक्टिव एडी से कहता है कि तुम ही हो इन सब चीज़ों के पीछे क्योंकि तुम ही थे जो कि क्लीटस से मिला था और शायद हो सकता है कि ये सब तुम्हारा ही कोई मास्टर प्लान हो उसे वहाँ से भगाने के लिए। वहीं दूसरी तरफ हमें वेनम को दिखाते हैं जो कि अब बार बार बॉडीज़ को चेंज कर रहा होता है क्योंकि उसे अपने मुताबिक कोई भी बॉडी नहीं मिल रही होती है जिसमें वो फिट बैठ सके। उसके बाद वेनम एक लड़की को कवर कर लेता है और उसके साथ वो अब पार्टी में चला जाता है और वो पार्टी एक हैलोवीन पार्टी थी जहाँ पे लोग अलग अलग तरह के कॉस्ट्यूम पहन रखे होते हैं। वहाँ पे अब उन सभी लोगों को लगता है कि हाँ, उस लड़की ने कोई कॉस्ट्यूम पहन रखा है और उस कॉस्ट्यूम को पहन करके वो काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट लग रही है और साथ ही साइड में काफ़ी ज़्यादा बड़ी भी लग रही है, जिसके बाद सभी लोग अब वेनम के साथ ही उस पार्टी को एंजॉय करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें क्लीटस को दिखाते हैं जिसके पास के अंदर अब कार्नेज होता है और जैसे वेनम एडी से बात किया करता था सिर्फ वैसे ही क्लीटस से कार्नेज बात कर रहा होता है और अब क्लीटस से कार को चुरा करके इसमें बैठ कर जाने लगता है। अब कार्नेज क्लीटस से कहता है कि इस दुनिया में अभी तक सिर्फ एक ही सिम्बियोट है और वो है वेनम। अगर हम दोनों मिलकर के वेनम को खत्म कर देते हैं तो फिर पूरी दुनिया में हम दोनों का ही राज होगा। अब वहाँ पे क्लीटस जो कि अब कार्नेज से कहता है कि सबसे पहले मुझे अपनी गर्लफ्रेंड फ्रांसिस को बचाना है और कार्नेज भी इस चीज़ के लिए रेडी हो जाता है और साथ ही क्लीटस ये भी कहता है कि मैं उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और इन सब कामों के लिए मेरे पास फ्रांसिस जरूर होनी चाहिए। अब नजी इस चीज़ के लिए रेडी हो जाता है और वो दोनों अब फ्रांसिस को बचाने के लिए निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें वेनम को दिखाते हैं जो कि अब उस पार्टी को काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहा होता है और वो काफ़ी सारी कंपटीशन भी जीत लेता है और वो साथ ही एक स्पीच भी देता है, बट वहाँ पे वेनम एडी को काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ हमें एडी को दिखाते हैं जो कि अब उस ऑर्फनेज में जाता है जहाँ पे क्लीटस रहा करता था। एडी क्लीटस के रूम में जाता है जहाँ पे उसे एक वॉल पे CK+FB लिखा हुआ दिखता है और
एडी डिटेक्टिव को कॉल लगाता है और उसे बताता है कि मैं क्लीटस के रूम में हूँ जहाँ पे वो रहा करता था। साथ ही एडी अब डिटेक्टिव को ये भी बताता है कि मुझे वॉल पे CK+FB लिखा हुआ मिला है। यहाँ पे FB का मतलब क्या है? तब डिटेक्टिव FB का मतलब बताता है कि फ्रांसिस बैरिसन जिसको एक बहुत बड़े एक्सपेरिमेंट के लिए लेकर के जा रहे हैं और शायद उस पर गोली लग गई थी, इसी वजह से वो मर चुकी है। अब वहाँ पे जो डिटेक्टिव होता है वो इसी इंसिडेंट की बात कर रहा होता है जब फ्रांसिस को पुलिस वाले पकड़ कर लेकर जा रहे होते हैं और उसी इंसिडेंट में उन्होंने फ्रांसिस के ऊपर गोली चलाई होती है और वो जमीन पे गिर गई होती है। लेकिन अभी डिटेक्टिव को ये नहीं पता होता है कि फ्रांसिस अभी भी जिंदा है। वहीं दूसरी तरफ हमें क्लीटस को दिखाते हैं जो कि एक बहुत बड़ी शॉप में जाता है और वहाँ जाकर के वो उस शॉप की ओनर को मार देता है और उसका कंप्यूटर उठा करके उसे वो अब हैक कर लेता है और साथ ही वहाँ से वो अब असाइलम के लोकेशन का पता भी लगा लेता है। क्लीटस सीधे उसी असाइलम में पहुंच जाता है और वहां जाकर के वो सबसे पहले वहां के डॉक्टर्स को मारता है, जिसके बाद अब वो फ्रांसिस से मिलता है और वहां पे अब क्लीटस कार्नेज की मुलाकात फ्रांसिस से करवाता है और अब ये तीनों आपस में मिलकर के काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं। जिसके बाद अब ये तीनों वहाँ से बाहर निकल करके कार में बैठ के वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन अब इन लोगों के पीछे पुलिस भी पड़ गई होती है, लेकिन कार्नेज के सामने कोई नहीं टिक पाता है क्योंकि कार्नेज काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है। अब वो सभी पुलिस वालों को वहीं पर जान से मार डालता है। वहीं दूसरी तरफ अभी वेनम को दिखाते हैं जो कि अब एक लड़की के शरीर में आकर के उसी शॉप पे आता है जहाँ पे वो अब खाने की चीज़ें लेने आता था। वहाँ आकर के अब वो उस शॉप के ऊपर से कुछ खाने के लिए मांगता है क्योंकि जब से उसने एडी के शरीर को छोड़ा होता है तब से उसने कुछ भी नहीं खाया होता है। वहीं अब दूसरी तरफ हमें एडी को दिखाते हैं जिसको अब पुलिस कस्टडी में ले लिया जाता है और उसे अब कल रात के इंसिडेंट के बारे में पूछा जाता है क्योंकि उन्हें सबको ऐसा लगता है कि कल रात में जो अटैक हुआ था उसके पीछे एडी ही था। वहाँ पे अब डिटेक्टिव जो कि एडी से कहता है कि तुम मुझे अब सारी बातें सच सच बताओ। क्लीटस ने सारी डेड बॉडीज की राज बताए थे तो तुम क्लीटस से मिले हुए हो। जिसके बाद एडी अब डायरेक्टली से कहता है जब तक कि मैं एक फ़ोन कॉल नहीं कर लेता हूँ तब तक कि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताऊँगा। अब एडी सीधे एन को कॉल लगाता है और उसे यहाँ आने के लिए कहता है। जिसके बाद एन अब अपने डॉक्टर के साथ मिलकर के यहाँ पे आती है और वो अब एडी से बात करती है। एडी अब एन को बताता है कि इस सिटी में जितने भी हादसे हो रहे हैं उन सभी हादसों के पीछे क्लीटस का हाथ है क्योंकि क्लीटस के अंदर एक न्यू सिम्बियोट ने जन्म ले लिया है और अब वो दोनों मिलकर के इस पूरे शहर को तबाह कर रहे हैं। साथ ही अब एडी एन को ये भी बताता है कि अब वेनम मेरे शरीर के अंदर नहीं है तो तुम यहाँ से जाओ और जल्द से जल्द वेनम को ढूंढ करके लाओ क्योंकि एक वेनम ही है जो कार्नेज को हरा सकता है। वहीं अब एन को ये पता होता है कि वो शॉप की वेनम के बारे में जरूर पता होगा, इसी वजह से अब वो सीधे शॉपकीपर के पास जाती है और उससे कहती है कि क्या तुम्हें पता है कि वेनम कहाँ पर है। तब हमें वो लेडी शॉपकीपर जिसके अंदर अब वेनम होता है वो अब एन से कहता है कि मैं अब एडी से बात नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि मैं एडी से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हूँ, मुझे उसकी अब कोई मदद नहीं करनी है। एंड वेनम से कहती है कि उसे तुम्हारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि उसे तुमसे बहुत ज़रूरी काम है, तो जाओ तुम यहाँ से और एडी की मदद करो। अब फाइनली वेनम भी रेडी हो जाता है एडी की मदद करने के लिए। वहीं दूसरी तरफ हमें अब क्लीटस और फ्रांसिस को दिखाते हैं जो कि अब ये दोनों पूरे शहर में तबाही मचा करके आराम से घूम रहे होते हैं। अब वहाँ पे कार्नेज जो कि क्लीटस से कहता है कि अब मेरा अगला शिकार है वेनम और हम यानी कि एडी और हमें उसे मारना होगा। अब हमें दूसरी तरफ पे एन को दिखाते हैं जिसके अंदर अब वेनम आ चुका होता है और वो अब एडी से मिलने के लिए आता है और अब वहाँ पे ये तीनों किसी तरीके से बच करके वहाँ से बाहर आ जाते हैं। अब ये लोग जब रास्ते में आ रहे होते हैं उसी बीच अब वेनम एडी से माफ़ी मांगने के लिए कहता है और फाइनली अब एडी वेनम से माफ़ी मांग लेता है। वहीं दूसरी तरफ हमें अब डिटेक्टिव दिखाया जाता है जो कि अब रास्ते में जा रहा होता है। उसी टाइम अचानक से उसके सामने क्लीटस आ जाता है और अब वो क्लीटस को देख के उसके ऊपर शूट करने लगता है, पर तभी क्लीटस के शरीर से अब कार्नेज बाहर आता है और अब वो डिटेक्टिव को पकड़ लेता है। वहीं दूसरी तरफ हमें फ्रांसिस को दिखाते हैं जो कि अब एडी के घर पहुंच गई होती है और उसे वहां अब टेबल पे एन की रिंग दिखती है। साथ ही अब वहां पे उसे एन की कुछ फोटोज भी मिलती हैं जिसे लेकर के वहां से अब फ्रांसिस निकल जाती है और वो अब सीधे हॉस्पिटल पहुंचती है जहाँ पे एन होती है और अब वो एन से कहती है कि हमारी शादी में ज़रूर आना और फिर वो उसे वहाँ से लेकर के चली जाती है। वहीं अब डॉक्टर जो कि अब एडी को कॉल करके ये बताता है कि यहाँ पे कुछ लोग आए थे जो कि अब एन को पकड़ कर लेकर चले गए हैं। फिर हमें नेक्स्ट सीन में क्लीटस और फ्रांसिस को दिखाते हैं जो कि अब ये लोग शादी कर रहे होते हैं। वहाँ पे अब वो डिटेक्टिव भी होता है जिसे उन्होंने प्रिजनर बनाया होता है और उसी टाइम वहाँ पे अब वेनम यानी कि एडी पहुँच जाता है और वहीं पे कार्नेज जैसे ही अब वेनम को देखता है तब वो वेनम के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है। तब और वेनम अब जैसे ही कार्नेज को देखता है तब वो अगेन से एडी के बॉडी के अंदर वापस चला जाता है और वहाँ पे एडी वेनम से कहता है कि क्या हुआ, तुम वापस से क्यों आ गए। तब वेनम उससे कहता है कि ये कार्नेज है और ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थे, काफ़ी ज़्यादा खतरनाक भी है। तब एडी वेनम से कहता है कि तुम एक बार बाहर तो आ जाओ, इससे लड़ाई करो, फिर तुम्हारा जिसे मन करे तो उसे खा लेना, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। और ये चीज़ सुन करके वेनम
फिर अगेन से एडी के शरीर से बाहर आता है और अब वो अपने फुल पावर के साथ कार्नेज के साथ लड़ाई करने लगता है। और अब यहाँ पे हमें कार्नेज और वेनम की एक बहुत बड़ी फाइट दिखाई जाती है, जहाँ पे ये दोनों एक दूसरे के ऊपर हावी पड़ने की भी कोशिश कर रहे होते हैं और दोनों को हराने की भी कोशिश करते हैं। उसी फाइट के बीच में कार्नेज और फ्रांसिस की बातें भी हो रही होती हैं और फ्रांसिस जो कि अब जोर जोर से यहाँ पे चिल्ला रही होती है और इससे कार्नेज को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है, क्योंकि एक एक्सट्रीम सोनिक पावर जिससे किसी भी सिम्बियोट को प्रॉब्लम होता। वहीं पे हमें एन की फियांसे को दिखाते हैं जो कि एक डॉक्टर होता है और वो अब इस चीज़ का फ़ायदा उठा करके वो कार्नेज के ऊपर पेट्रोल डालने लगता है। साथ ही वहाँ पे एक बहुत बड़ा सा खड्डा भी होता है और वो काफ़ी ज़ोर से साउंड करने लगता है और इसके साउंड की वजह से दोनों उसे जो कि अपने अपने होश के बॉडी से बाहर आने लगते हैं। और जैसे ही अब ये घंटे की आवाज़ बंद होती है तब दोनों सिम्बियोट अपनी अपनी होश की बॉडी में वापस चले जाते हैं और वहीं अब कार्नेज जो कि एन को लेकर के टॉप पे जा रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ वेनम के ऊपर अब काफ़ी ज़्यादा पत्थर गिर जाते हैं। इसी वजह से वेनम अब एडी से कहता है कि मैं अब ऊपर नहीं जा सकता हूँ क्योंकि कार्नेज मुझसे ज़्यादा पावरफुल है, इसी वजह से हम लोग इस फाइट को अब यहाँ पे नहीं जीत पाएंगे। वहीं दूसरी तरफ कार्नेज जो कि अब फ्रांसिस को भी ऊपर लेकर के जाता है और उसे अपना मुँह बंद करने के लिए कहता है, क्योंकि उसकी सोनिक पावर से कार्नेज को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है। यहाँ पे कार्नेज की पकड़ काफ़ी ज़्यादा तेज होती है, इसी वजह से फ्रांसिस का दम घुटने लगता है और वो अब ज़मीन पे गिर जाती है। इसे देख करके क्लीटस को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो अब कार्नेज को अपनी बॉडी से बाहर जाने के लिए कहता है, बट कार्नेज जो कि अब क्लीटस की बॉडी से बाहर नहीं आता है और उसे पकड़ करके रखता है और ये सारी चीज़ें वेनम भी देख रहा होता है। वहाँ पे वेनम अब एडी से कहता है कि देखो कार्नेज का कंट्रोल क्लीटस की बॉडी पे नहीं है और हम दोनों एक परफेक्ट मैच है। वहाँ पे अब एडी वेनम से कहता है कि हाँ, हम दोनों के अलावा इस दुनिया में और कोई परफेक्ट मैच नहीं है। और ये चीज़ सुन करके वेनम काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और वो फिर अपनी अगेन पावर से खड़ा होकर के सीधे टॉप पे पहुँच जाता है। और अब वहाँ पे कार्नेज भी होता है। अब वही कार्नेज के एक हाथ में एन होती है जिसे वो पकड़ के रखता है और वही वेनम जिसके हाथ में एक रॉड होती है और अब वो वेनम उस रॉड को कार्नेज के सिर में छोड़ देता है और जिसकी वजह से कार्नेज की हाथ अब नीचे गिरने लगती है। बट एन टाइम पे वहाँ पे वेनम आकर के एन को बचा लेता है। अब उसी टाइम वहाँ पे कार्नेज आ जाता है जो कि अब अपनी इस पैच को वेनम के अंदर घुसेड़ रहा होता है और वहाँ पे अब ये दोनों सिम्बियोट एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं और कहते हैं कि हम दोनों में से किसी एक को तो मरना ही है। और वहीं पे अब वेनम इस मूवी का मेन डायलॉग मारता है और कहता है कि टेक डियर दी कार्नेज। और इसी के साथ हम वहाँ पे देखते हैं कि फ्रांसिस भी अब होश में आ जाती है और वेनम अब फ्रांसिस से काफ़ी तेज़ी से चिल्लाने के लिए कहता है। फ्रांसिस चिल्लाने लगती है तब तक कि कार्नेज फ्रांसिस को एक जोर से पुश करता है जिसकी वजह से फ्रांसिस नीचे गिरने लगती है और वो काफ़ी ज़ोरों से चिल्लाने लगती है, जिसकी वजह से अब वहाँ की सारी दीवारें टूटने लगती हैं। और दीवारें टूटने के साथ साथ वहाँ पे जो एक बहुत बड़ा सा घंटा लगा होता है वो भी अब नीचे आकर के गिरने लगता है और उसी घंटे के नीचे अब फ्रांसिस लेटी होती है। बट अब तक कि वहाँ पे अब वेनम आ करके एडी, फ्रांसिस, एन और साथ ही उस डॉक्टर को बचा लेता है। और काफ़ी तेज साउंड होने की वजह से दोनों सिम्बियोट अपने अपने होश की बॉडी से बाहर आ जाते हैं। अब अगेन से कार्नेज आकर के क्लीटस की बॉडी को होश बनाने की कोशिश करता है, बट तब तक कि वहाँ पे अब वेनम आ करके कार्नेज को खा लेता है और फिर वो वहाँ पे अब क्लीटस को भी खा लेता है। और फिर इसी के साथ ये बहुत बड़ा कत्ला भी अब खत्म हो जाता है। बट तब तक कि वहाँ पे अब पुलिस आ जाती है और वहीं पे एडी जो कि डॉक्टर से कहता है कि तुम एन को यहाँ से लेकर के चले जाओ। और वहीं हम देखते हैं कि उस डिटेक्टिव को जो कि अभी भी चिंता होता है। फिर हम नेक्स्ट सीन में वेनम और एडी को देखते हैं जो कि एक नदी के किनारे बैठे होते हैं और वहाँ बैठ करके ये लोग टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। फिर हमें वहाँ से एक रूम का सीन शिफ्ट करते हैं जहाँ पे अब वेनम एडी से कह रहा होता है कि क्या हम दोनों को एक दूसरे से सीक्रेट छुपाने चाहिए। तब एडी वेनम से कहता है कि हाँ, कुछ पास्ट ऐसे हैं जिन्हें हम दोनों को नहीं शेयर करना चाहिए। वहाँ पे वेनम एडी से कहता है कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है, लेकिन अगर मैं तुम्हें वो बातें बताऊंगा तो फिर तुम्हारा उन बातों से दिमाग फट जाएगा। लेकिन मैं तुम्हें वो बातें बताना चाहता हूँ, लेकिन वो बातें काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है, इसलिए तुम उसे नहीं शांत कर पाओगे। और यहाँ पे एडी को ऐसा लगता है कि वो शायद अपने कुछ सिम्बियोट के बारे में उसे बताना चाहता है। बट तब तक कि वहाँ पे अब सामने टीवी जो कि फ्लिप करने लगता है और एडी को ऐसा लगता है कि ये सब कुछ वेनम कर रहा है। बट वहाँ पे वेनम अब कहता है कि नहीं, ये सब कुछ मैं खुद से नहीं कर रहा। बट उसी टाइम वहाँ पे हम देखते हैं कि एक गोल्डन लाइट जो कि अब स्पार्कलिंग कर रही होती है और सामने अब टीवी पे एडी वेनम को देखता है जो कि अब स्पाइडरमैन के यूनिवर्स में पहुँच जाता है। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पे कम्प्लीटली एंड हो जाती है। सो गाइस, प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको हमारा रिव्यू कैसा लगा है। अगर मेरा रिव्यू आपको पसंद है तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक करिएगा, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।